नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। एक तरफ भारत से करीब 4-4.5 हजार किलोमीटर दूर इजराइल और हमास की जंग चल रही है। इस जंग के अंदर आज जो कुछ हुआ वो वाकई दिल दहलाने वाला था, रुलाने वाला था, हिलाने वाला था। आज गाजा पट्टी में एक हॉस्पिटल पर जिस तरह से बम वर्षा हुई, जिस तरह से मिसाइल अटैक हुआ, उसमें 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की जो है वो खबर आ रही है। और इसको लेकर पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है। बड़ी बात यह है कि आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं। एक तरफ हमास कह रहा है कि ये इजराइल का हमला है, इजराइल कह रहा है कि ये रॉकेट हमास ने मारा, और इजराइल बाकायदा इसके सबूत देने को तैयार है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तमाम वीडियोज आ रहे हैं, उसमें भी दिख रहा है कि हमास की तरफ से जो रॉकेट छोड़े गए थे, उन्हीं में से एक रॉकेट गाजा पट्टी में उस हॉस्पिटल पे गिरा जिसमें 500 बच्चे मारे गए। आतंकवाद न कोई मजहब देखता है, न आतंकवाद किसी निर्दोष की जान लेने से पहले सोचता है। ये जो कुछ हो रहा है हमास और इजराइल के बीच, गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। अब गाजा पट्टी से इधर आज दो टूक में हम बात करेंगे भारत की राजनीति में इस वक्त जो कुछ चल रहा है। आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। दूसरी तरफ 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बहुत कुछ टेस्टिंग है राजनीतिक पार्टियों की। इस टेस्टिंग के बीच, क्योंकि आप जानते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता के सामने यही है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन। और इस मसले पर इंडिया अलायंस लगभग बटा दिख रहा है। सिर्फ इस मसले पर नहीं, इंडिया अलायंस और भी कई मसलों पर बटा हुआ दिख रहा है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले बात यह कि दरअसल 2024 का जो चुनाव होगा, क्या वो राजनीति में परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा होगा। आपको याद होगा अच्छी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से, इस बार लाल किले से कहा था कि परिवारवाद देश के लिए बहुत खतरनाक है। राजनीति में जिस तरह का परिवारवाद है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया था कि इस परिवारवाद के खिलाफ लड़ना है। जब परिवारवाद की बात आती है तो दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि कांग्रेस तो दरअसल एक परिवार पर ही टिकी पार्टी है, और यह बात खुद कांग्रेस के नेता गाहे बगाहे बोल देते हैं। कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस हमारी ताकत है, कभी कहते हैं कांग्रेस के डीएनए में गांधी परिवार है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पर आरोप लगते हैं, बार बार ये बात आती है कि कांग्रेस घूम फिर कर एक परिवार की पार्टी होकर रह गई है। और इसी संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और साथ साथ सांसद शशि थरूर का एक बयान जो है वो विवादों में आ गया है। शशि थरूर ने एक पार्टी के अंदर ये कह दिया कि कांग्रेस गांधी परिवार की ही पार्टी है, गांधी परिवार ही कांग्रेस के डीएनए में है और गांधी परिवार ही कांग्रेस की ताकत है। उन्होंने इसके साथ साथ यह भी कहा कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आता है 2024 में, तो राहुल गांधी ही दरअसल प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। अब इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। जब विवाद छिड़ा, लोगों ने कहा कि कांग्रेस वास्तव में एक परिवारवादी पार्टी है, ये कांग्रेस के नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो शशि थरूर ने अपनी सफाई दी। उन्होंने सफाई में बड़ी दिलचस्प बात कही। शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा एक निजी पार्टी में कहा, और वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं था, यानी वो आम जनता के लिए नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि नेता पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ और बोलते हैं और प्राइवेट पार्टियों में प्राइवेटली कुछ और बोलते हैं। तो सवाल यह कि दो तरफा रवैया क्यों? क्या शशि थरूर ने प्राइवेट पार्टी में अलग रुख लेना उनको लगता सही है, और सार्वजनिक रूप से कुछ और कहना उनको सही लगता है? दूसरी बात यह भी है कि शशि थरूर यह भी कह रहे हैं कि मेरे पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि सच क्या है? क्या शशि थरूर ने प्राइवेट जो निजी कंजम्पशन के लिए कुछ लोगों के बीच जो बात कही थी वो उनकी राजनीतिक लाइन नहीं थी? और क्या शशि थरूर दरअसल चेहरे पर नकाब लगाए व्यक्ति हैं, या फिर कांग्रेस के नेता चेहरे पर नकाब लगाए व्यक्ति हैं जो दरअसल प्राइवेटली कुछ और बोलते हैं, पब्लिकली कुछ और बोलते हैं?
बीजेपी इसको निशाना बना रही है और बीजेपी फिर कह रही है कि हम तो पहले ही कहते हैं कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है। लेकिन सवाल फिर कांग्रेस बीजेपी से करती है कि भाई बीजेपी में भी तो ऐसे बड़े नेता हैं जो परिवारवादी पार्टियों से हैं, जिनके परिवार जो हैं बाकायदा राजनीति में हैं, बीजेपी में बड़े पदों पर हैं। इस वक्त 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो तमाम पार्टियां जिनमें बीजेपी पे भी आरोप लगेंगे, जब तमाम टिकटें घोषित हो जाएंगी तो आरोप लगेंगे कि परिवार से जुड़े लोगों को टिकटें बांटी गई हैं। तो सवाल यह है कि परिवार की पार्टी कौन है, और आरोप तो यह भी लगते हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो भी परिवारवादी पार्टियों का ही एक समूह है। इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए सुनिए इस मसले पर क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, क्या कुछ एक दूसरे की तरफ किया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा उसको सुन लीजिए। So what does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard, Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. Now, first of all, when it is dynastic politics, he must know the meaning of that. Amit Shah's son is not in BJP, but his entire family is in Congress. So today, he slammed everything, but he doesn't know that he is the core reason of everything. So if a family, mother, father, grandfather, sister, brother, everybody is in politics and controlling a party, where he will see parallel to that. Can Rajnath Singh's son, who is just the MLA of UP, can he be compared with Priyanka Gandhi? Does he control Congress party? Does he control BJP? So it is called basically a very, very difficult mindset. शशि थरूर की सफाई और घातक है। वह क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार एक हैं, तो वह उसी प्रकार बोलें जिस प्रकार आज से कुछ दशक पहले देवकांत बरुआ ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब वो कह रहे हैं गांधी परिवार ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही गांधी परिवार है। तो दिखता है कि किस प्रकार डायनेस्टी हावी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो आपने सुना किस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। परिवार की पार्टी हमारा आज का विषय है और सवाल सिर्फ पार्टी पे नहीं बल्कि गठबंधनों पर भी होगा और तमाम राजनीतिक पार्टियों पर होगा। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ राहुल लाल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीजेपी के मुखर आलोचक हैं। कुमार राकेश मेरे साथ जुड़े हैं, कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार हैं और संतोष कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप चारों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आरपी सिंह जी, शुरुआत आपसे करता हूँ। आरपी सिंह जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो बयान दिया गया, ये जो अब तो शशि थरूर ने इस पर सफाई दे दी है, वो कह रहे हैं उन्होंने जो कुछ कहा वो बयान जो है वो एक तो प्राइवेटली दिया गया बयान था, दूसरे वो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग कोई मौका नहीं छोड़ते कांग्रेस को ये साबित करने में कि कांग्रेस गांधी परिवार की एक निजी जागीर बनकर रह गई है। ये क्या राजनीति है सिंह साहब? देखिए अशोक जी, पहली बात तो किसी भी राजनीतिक का स्पेशली जो पब्लिक डोमेन में लोग काम करते हैं, कोई निजी बयान या प्राइवेट में बयान कुछ नहीं होता। अगर आपने मीडिया के सामने कोई बयान दे दिया और मीडिया ने उसको पिक कर लिया तो वो बयान पब्लिक है। उसमें आप नहीं कह सकते नहीं मैं तो घर के अंदर कमरे के अंदर बैठकर बयान दिया था, ऐसा नहीं है और ऐसा भी किया भी नहीं उन्होंने। मीडिया के सामने ये बात रखी और कहा। पर जो सच समझिए है क्या, आज देश के अंदर कि जितना अलायंस बन रहा है, एक एक करके एक एक पार्टी की चर्चा करते हैं और उसके वर्सेस ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि नहीं अनुराग ठाकुर कौन है, या पंकज सिंह कौन है, या जयंत शाह कौन है। मैं उसकी भी चर्चा इस सारे में कर देता हूँ। जरा समझिए जी, सपा परिवारवादी पार्टी है। मैं पहले परिवारवादी पार्टी का आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। जिस पार्टी में कंट्रोल परिवार का रहे वो परिवारवादी पार्टी है।
जिसमें कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हो, वो परिवारवादी पार्टी है। ये डेफिनेशन समझ लीजिए। अब मैं इस डेफिनेशन के दायरे के अंदर एक एक पार्टी की चर्चा करते हैं। देश के सबसे कोने से शुरू करते हैं। अब्दुल्ला आरपी सिंह जी एक मिनट, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट, आप आगे बढ़े उससे पहले आपने जो दो बातें उसमें छोटा सा क्लैरिफिकेशन। अगर कांग्रेस की शुरुआत करें उसके बाद आप तमाम पार्टियों की जो आपके पास आप जो नाम गिना रहे हैं वो जरूर गिनाइए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो गांधी परिवार से नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो आखिरी प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से नहीं है। फिर ये कहना कहां तक जायज है आपका? जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, परंतु पार्टी कौन चला रहा है? पार्टी तो तीन लोग ही चलाते हैं, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी। ये तीन लोग पार्टी चलाते हैं। शायद चौथे रॉबर्ट वाड्रा भी कभी कभी बीच में देखते हैं, उनकी बयानबाजी भी आती है। कंट्रोल किसके पास है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिल्कुल अध्यक्ष हैं, परंतु रिमोट कंट्रोल किसके पास है? और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की स्थिति वैसी है जैसे वो यंग इंडिया के अंदर है। जो स्थिति उनकी यंग इंडिया में, वो स्थिति यहाँ पर है। यंग इंडिया के जो शेयर होल्डर है वो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी हैं, और उसके जो कार्यकारी काम देखने के लिए जो है वो मल्लिकार्जुन जी खड़गे हैं। तो कोई फर्क नहीं है। परंतु हम एक बार दोबारा वापस चलते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, अब उनकी बेटी भी एक्टिव हो गई है। ठीक है, अब वो आगे जो चलेगा बेटी के पास जाएगा। इसी प्रकार अगर हम चलें आगे पंजाब में, इसी प्रकार आगे चलें यूपी के अंदर यादव, फिर बिहार के अंदर यादव परिवार, तो क्या कि और इधर से तेलंगाना में केसीआर परिवार। तो क्या कि ये जो पूरा मामला है ये पार्टी कम परिवारवाद ज्यादा है, और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला मामला ज्यादा है। अच्छा, अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी क्यों पड़ती है? इसलिए क्योंकि जब सत्ता में आते हैं ये लोग, जब भी जहां आते हैं, वो आप फोटो दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी की, शरद पवार जी की, ये भी सबको जानकारी है। इसमें एक एक्सेप्शन है तो नीतीश है। तो ये इकट्ठे क्यों हो, ये इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि ये जो परिवारवाद में सिस्टम में क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो घपले करते हैं, वो कैसे ढके जाएं, कैसे उससे बचा जाए। अगर परिवारवाद नहीं होगा तो वो उससे बच नहीं सकते। तो कोशिश होती है कि हम परिवार में ही करें, और वो भ्रष्टाचार भी परिवार में ही चलता है। अब बेस्ट एग्जांपल बिहार का है। यादव फैमिली में लालू जी चारा घोटाले में गए, अभी नया घोटाला शुरू हो गया था जब सत्ता में थे, वो था लैंड फॉर जॉब्स। तो इसी प्रकार के मामले हैं सबके सब। तो क्या कि अपने भ्रष्टाचार के जो दुष्कर्म है उनको ढांकने के लिए इनको परिवार में, पार्टियों को परिवारवाद के हिसाब से चलाना जरूरी है। ओके, मेरी पार्टी में आप ये नहीं कह सकते कि आज नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल नड्डा जी के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा आज किसी को जानकारी नहीं। नितिन जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब किसी को जानकारी नहीं थी कि उनके बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको किसी को जानकारी नहीं थी कि उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। हमारे यहाँ तो पार्टी का कार्यकर्ता जब काम करता है, वो जब उचित पाया जाता है उसके अनुसार वह पद पा लेता है। ठीक है, ठीक है। मैं राहुल लाल आपके पास आता हूं। राहुल लाल, सवाल ये कि जो शशि थरूर जो दरअसल सफाई दे रहे हैं, वो सफाई अपने आप में बड़ी हास्यास्पद है। उन्होंने जो अपने बयान को कहा तोड़ मरोड़ कर, हर नेता यही होता है, जब कभी भी वो कहीं बयान देकर फंस जाता है तो कहता है मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया, मीडिया ने गलत इंटरप्रिटेशन किया। ये तो बड़ा कॉमन है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने जो कही वो बड़ी हास्यास्पद भी है, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा चिंताजनक भी है कि नेता ये कहें कि भाई प्राइवेट कंजम्पशन के लिए हम कुछ और बोलेंगे, पब्लिक कंजम्पशन के लिए हम कुछ और बोलेंगे। आप जनता को इतना बेवकूफ क्यों बनाते हैं कि प्राइवेटली आप कुछ बोलते हैं, जनता को कुछ और बोलेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? देखिए अशोक जी, पहले तो उन्होंने जो कुछ कहा होगा हमें लग रहा है वो उनका कुछ व्यक्तिगत किस्म का रहा होगा। हम लोगों ने ये देखा है कि अभी चुनाव हुए थे और उस चुनाव में, उस प्रतिस्पर्धा में शशि थरूर जी को हार का सामना करना पड़ा था। तो वो पार्टी के संगठन के भीतर जो है जन समर्थन नहीं जुटा पाए थे, लेकिन उस पार्टी में है तो पार्टी के सिद्धांतों के तहत वो बंधे हुए भी हैं। देखिए शशि थरूर ने जो बाद में बयान दिया है वही बयान एक तरह से जो है कि सच्चाई वाली स्थिति है। क्योंकि जब आप कहेंगे कि कांग्रेस में परिवारवाद है
आरपी सिंह जी बड़े लंबे चौड़े उदाहरण देंगे, लेकिन आपने सवाल काफी गंभीर पूछा था अशोक जी। आपका जो सवाल था कि आज इकलौती पार्टी है राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस पार्टी जिसमें कि संगठन के भीतर चुनाव हुए हैं। किसको पता था कि कौन बनने वाला है? वहां पे सोचिए कि उसके पहले नामांकन पत्र दाखिल करने में कभी दिग्विजय सिंह कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो कितने बीच में सोचिए कि उस समय आपको याद होगा कि हम मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके बारे में भी चर्चा हुई थी। तो कई तरह की चीजें होकर फिर चुनाव हुआ और वो बने। तो अब कोई कैसे कह देगा कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चलेगा? उन्होंने कह दिया कि नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। अब आरोप लगाने के लिए मैं भी कह दूं कि जेपी नड्डा जो है कि मोदी जी और अमित शाह भी चलाते हैं। तो ये तो देखिए, ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा। अगर जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो है। कांग्रेस के आखिरी प्रधानमंत्री गांधी परिवार से जिसका नाम लिया जाता है, कब बने? 1984 में बने थे। 84 के बाद सोचे कि आज 2004 में मौका था, सोनिया गांधी खुद भी प्रधानमंत्री बन सकती थी, नहीं बनी वो प्रधानमंत्री, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना। तो एक तरह से स्थितियां ऐसी रही यहाँ पे कि जो परिवारवाद के आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे, वो तो उसको प्रमाणित करना बिल्कुल मुश्किल चीज है। ये कह देना कि आप कोई कठपुतली है प्रधानमंत्री। राहुल लाल, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ, क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे कहना, जो आपने तमाम बातें की, उन सबका लेकर मैं अभी ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके अपने उसके बारे में क्लैरिफिकेशन है, उसके अपने अपने सवाल हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ठीक है कि गांधी परिवार से नहीं थे, लेकिन ये सब जानते हैं कि उस समय सरकार में ताकतवर कौन था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री के कैबिनेट के द्वारा जो पारित अध्यादेश है, अगर उसको सरेआम फाड़ के हवा में फेंक सकते हैं तो उससे पता चलता है ताकतवर कौन है, लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाता। मेरा मूल सवाल जो है, मैं एक बार फिर उस पर आ रहा हूं। मेरा मूल सवाल ये है, शशि थरूर को लेकर आपने कहा कि भाई वो चुनाव लड़े थे, हारे, और हो सकता है उनकी क्या, उस राजनीति में भी छोड़ दीजिए, लेकिन ये कहना कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ और बयान होगा और प्राइवेट कंजम्पशन के लिए कुछ और बयान होगा, क्या इससे आप देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप राजनीति जो करते हैं वो नकाब ओढ़ के करते हैं, पब्लिकली कुछ और आप हैं। ये जनता जानती है, हालांकि जनता जानती है कि नेता पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के आगे क्या है, लेकिन आज तो आपने खुद ही अपना सारा खेल जो है जनता के सामने खोल के रख दिया। ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, मैंने पहले स्थितियां स्पष्ट की कि उस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैं भी मानता हूं आपके अनुसार कि जो पब्लिक बयान होना चाहिए, सार्वजनिक बयान होना चाहिए, और जो अगर उन्होंने निजी पार्टी में भी बयान दिया है, दोनों बयान में एक रूपता होनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर चीज होती है। उन्होंने अपनी कुछ हो सकता है मन की बात उन्होंने क्या डाली, कुछ पुराने जो कि खुन्नस की वजह से कही होगी, कुछ तमाम तरह की पार्टी के आंतरिक, देखिए कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और वहां पे इस तरह की कई तरह की चीजें चलती हैं वहां पे, तो उन्होंने कहा, लेकिन उनको समझ में आ चुका होगा कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में है और अगर उनको जन समर्थन लेना है तो वो बयान उनका गलत बयान है उनका। इस कारण से उन्होंने ऐसा नहीं, उनको पार्टी के आने बदल लिया, तो वो बयान खुद एक तरह से इस देश के बदला उन्होंने। तो अगर बयान उनका मोटे तौर पर नहीं है, लेकिन आप इस बात से सहमत हूँ कि बातें आंतरिक तौर पर, बाह्य तौर पर एक तरह से एक ही चीजें रखी जानी चाहिए। और मुझे कांग्रेस पार्टी में तो परिवारवाद नजर नहीं आता। एक खाली बोलूंगा, आरपी सिंह ने गिनती करा दी है, लेकिन वो संजय निषाद जी का पार्टी का नाम लेना भूल गए, हम पार्टी का नाम लेना भूल गए, मुकेश सहनी जी के वीरपुर पार्टी का नाम लेना भूल गए। तो एनडीए के घटबंधन वहां पर नहीं आ रहा। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। एनडीए के घटक दलों में भी ऐसी पार्टियां हैं, और अगर शिवसेना और अकाली दल की बात करूं जो एनडीए के घटक रहे, ये दोनों पार्टियां भी जो हैं बिल्कुल परिवारवादी पार्टी है, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं। मैं राकेश सवाल ये है कि शशि थरूर के बयान को आप कैसे देखते हैं, एक बात। दूसरी बात सवाल ये है कि जब आज भी देश की जनता, मतलब मैं देखता हूं कि जब भी परिवारवाद की बात होती है, राजनीति में पारिवारिक उनकी बात होती है, तो लोग अलग अलग तरह की डेफिनेशन, अभी अगर आरपी सिंह जी की बात करें या राहुल लाल जी की बात करें, दोनों ने अपनी अपनी तरह से बताया। आरपी सिंह जी ने कहा कि भाई हमारे विरोधी जो हैं वो परिवारवादी पार्टी है, राहुल लाल कह रहे हैं कि भाई बीजेपी और बीजेपी के जो घटक दल है उनमें परिवारवाद भी है।
तो कैसे जनता क्या सोचती है, परिवारवादी पार्टियां असल में है कौन सी और किसको माना जाना चाहिए? अशोक जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। शशि थरूर हमारे पहले कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हुआ करते थे यूनाइटेड नेशन में, वहां से पैराशूट लैंडिंग हुई, तिरुवनंतपुरम में सांसद बने, मंत्री बने और कांग्रेस पार्टी में फंस रहे हैं किसी तरह से। जैसा राहुल लाल जी ने ये बात कही कि आंतरिक लोकतंत्र है, बहुत ही अच्छा लोकतंत्र है। 1998 से लेकर के 2023 तक इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी में एक भी नेता नहीं मिला पार्टी को कि जो सोनिया गांधी को रिप्लेस कर सके। एक भी नेता इतना लायक नहीं है, काबिल नहीं है। अभी खड़गे जी को हम एक्सेप्शन में रख रहे हैं, मैं 2022 तक की बात कर रहा हूं। एक भी ऐसा नेता काबिल नहीं है जो राहुल गांधी जी को रिप्लेस कर सके या उन पर वो भरोसा कर सके। बहुत अच्छा लोकतंत्र है। और ये प्राइवेट लिमिटेड की बात जो कही जाती है, इसके पीछे मतलब है कि जिसके पास ज्यादा शेयर है वही कंपनी का मालिक है। उसके तहत जो आपने बात कही, जो शशि थरूर ने कही है, वो उनके कहने का और ना कहने का मतलब वहां कौन हो जाता है जब कि पार्टी में राहुल लाल जी भी जवाब देंगे कि क्या कारण है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी विशाल पार्टी, हालांकि 1998 की बात की कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस कतई नहीं है। इंदिरा कांग्रेस के बाद ये सोनिया कांग्रेस हो चुकी है, ये भी सबको पता है। 1838 की बात करते हैं, वो भी गलत है, वैधानिक रूप से गलत है, टेक्निकली भी गलत है। और आज जो कांग्रेस आई की बात हो रही है, ये इंदिरा कांग्रेस है, ये AICC लिखते हैं, वो भी गलत है। तो मैं ये टेक्निकल भी बात कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल भी बात कर रहा हूँ। जहां तक परिवारवाद की बात है, भाजपा से क्या नरेंद्र मोदी जी के अपने जो प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनके खानदान का कोई इसमें है? या लालकृष्ण आडवाणी जी रहे, उनके खानदान का कोई व्यक्ति उसको कंटिन्यू किया? या राजनाथ सिंह अध्यक्ष रहे, या नितिन गडकरी जी अध्यक्ष रहे, या अटल बिहारी वाजपेयी रहे? जो परिवारवाद की श्रृंखला है, जो RP सिंह बताने की कोशिश कर रहे थे, उसमें प्लस और माइनस की बात ये है कि आप जिस तरह से जिन बातों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो उसको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लालू यादव दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी मानते हैं बीजेपी को। सोचिए, वहां पे चुनाव नहीं हो रहा, राष्ट्रीय, मैं तो खाली छोटा सा सवाल भी रख रहा हूँ। उन्होंने आप बताइए ना कि आपको कांग्रेस का समर्थन क्यों चाहिए? कांग्रेस का संगठन ओके, एक एक करके एक मिनट पत्रकार के नाते शांत रहिए, सुनिए धैर्य से प्लीज। मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ, हम बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी फैक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, ओके एक एक करके सुनिए, एक एक करके सुनिए। एक मिनट राहुल लाल एक मिनट राकेश जी। सारे टेक्निकल उन पे तलवार लटक गई सोनिया गांधी पे, तो मजबूरी में मनमोहन सिंह जैसे देखिए अभी बात हो रही है ओके, एक मिनट राहुल लाल राकेश जी एक मिनट रुकिए, एक एक करके सुनिए। राहुल लाल राकेश जी एक मिनट, मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ, हम बात नहीं करता। प्लीज एक मिनट रुकिए सर एक मिनट। मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके। मैं फिर आपसे, मुझे आज फिर याद दिलाना पड़ रहा है कि मैं इस वक्त स्टूडियो में नहीं हूं, राजस्थान में चुनाव है। हम लोग इस वक्त, मैं राजस्थान में बैठा हूं जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा एक एक करके। राहुल लाल ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि बीजेपी में चुनाव नहीं होता और कांग्रेस जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी, क्योंकि वहां चुनाव होता है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन वहां चुनाव नहीं होता। ठीक है, मैं इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन राकेश जी आपने बात कर लीजिए, उसके बाद मैं राहुल लाल जी आपके सवाल को बढ़ाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिए जी। कुमार राकेश, आपने कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी नहीं है, कांग्रेस में होता है, इसके लिए आधिकारिक प्रवक्ता RP सिंह जी मौजूद है। लेकिन मैं एक पत्रकार होने का बता दूं कि लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा कांग्रेस से किसी को भी, किसी भी दल को सीखने की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि ये बता दे कि ऐसी कौन सी मशीन है या ऐसी कौन सी प्रक्रिया है कि पिछले 25 वर्षों में एक ही अध्यक्ष ही चुने जाते हैं। इसका जवाब किन्हीं के पास नहीं होगा।
फिर वहां फिर वही चापलूसी की बात आएगी, वही चाटुकारिता की बात आएगी, वही फिर पिछलग्गूपन की बात आएगी, प्राइवेट लिमिटेड की बात आएगी, जिसका जवाब इनके पास नहीं मिलेगा। लेकिन जो परिवारवाद की बात है, मुझे तो नहीं दिखता भाई। अब अखिलेश यादव की बात कर दे या शरद पवार की बात कर दे, या जो जितने फोटो आप दिखा रहे हैं, बेचारा केजरीवाल को परिवारवाद हम नहीं कह सकते। ममता बनर्जी के लिए उनका भतीजा आगे एक्सटेंड कर रहा है, थोड़ी बहुत है। भगवंत मान को परिवारवाद की बात हम नहीं कर सकते। लेकिन जो चीजें हैं, जो थोड़ी सी चीजें सुधरी हैं कांग्रेस में, कि खरगे जी को बनाया, लेकिन खरगे जी बेचारे खरगे जी, जो बोलने के पहले 4 बार पूछना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, मंचों पे उनकी बेइज्जती लोगों ने देखी है, सुनी है, समझी है। ऐसा लोकतंत्र। मैं एक मिनट रुकिएगा। मैं इससे पहले कि मैं आरपी सिंह जी आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन 1 मिनट रुकिएगा। ये जो सवाल राहुल लाल जी ने उठाया, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं कहकर मैं संतोष जी के पास जाऊंगा। पहले अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ मध्य प्रदेश में, उस मैनिफेस्टो को आप उठा के देखिएगा। उस मैनिफेस्टो में खड़गे जी की तस्वीर है, सोनिया जी के बराबर तस्वीर है, राहुल जी प्रियंका जी की भी तस्वीर है, और दूसरी बात यह है उसके फ्रंट पेज पे सबसे बड़ी तस्वीर कमलनाथ की है। समझ में आता है क्योंकि कमलनाथ जो है वहां पर कांग्रेस का चेहरा है, बाकी सबकी तस्वीर छोटी छोटी है। लेकिन जब आप इस वचन पत्र को घुमा के देखते हैं, तो जब आप पीछे पलट के देखेंगे तो आपको वहां पर 3 तस्वीरें प्रोमिनेंटली दिखाई देंगी। उनमें 3 तस्वीरें कौन सी हैं? उनमें एक तस्वीर है कमलनाथ की, एक तस्वीर है राहुल गांधी की, और एक तस्वीर है प्रियंका वाड्रा की। बड़ी बड़ी तस्वीरें, और उसके बनस्पत बड़ी छोटी सी तस्वीर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की है। तो सवाल उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पार्टी में दरअसल अध्यक्ष होने के बावजूद अगर उनको वचन पत्र में भी प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जगह मिलती है, राहुल गांधी को बड़ी जगह मिलती है, जो टेक्निकली आज राहुल जी एक सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रियंका वाड्रा पार्टी के महासचिव, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर इनकी तस्वीर बड़ी बड़ी है और खड़गे जी की तस्वीर छोटी है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी में किसको किस हैसियत पे रखा गया है। लेकिन मेरे साथ संतोष कुमार जी पहली बार डीडी न्यूज में 2 टूक में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष जी, जब परिवारवाद की बात आती है तो लपेटे में जो है वो समाजवादी पार्टी भी आती है, और समाजवादी पार्टी में तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि जब पिछली बार लोकसभा सांसदों की अगर देखेंगे तो लोकसभा सांसदों की लंबी फेहरिस्त है जो एक ही परिवार से आते हैं, यादव परिवार से, मुलायम सिंह जी के परिवार से आते हैं। तो फिर क्या परिवारवाद की वास्तव में जो सही डेफिनेशन है? चलिए, कांग्रेस ने तो थोड़ा बहुत खड़गे जी को अपना अध्यक्ष बनाकर परिवारवाद की बात से अपने आप को बचा भी लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी को कैसे कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे बोलना चाहूँगा कि लोकतंत्र में परिवारवाद का जो मुद्दा है, ये सबसे छोटा मुद्दा है। लोकतंत्र में असली मालिक जो होता है वो जनता होती है, जनता वोट से देती है। आप टिकट किसी को दे दीजिए। परिवारवाद अगर मुद्दा है तो ये कमियां सारी पार्टियों में है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब जगह है। लेकिन इसका निर्णय जनता की अदालत में होता है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, है ना। बहुत बड़े बड़े नेता, उनके पुत्र हार जाते हैं, उनकी बहुएं हार जाती हैं। तो ये जो मुद्दा जो है, बहुत ज्वलंत मुद्दा इसको बनाया जाता है परिवारवाद का। लेकिन ईमानदारी से सोचे तो इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, देश की अर्थव्यवस्था है ना। लोगों को शुद्ध हवा नसीब नहीं है, पीने का पानी है, शौचालय में भी हम लोग टारगेट अचीव कर गए, लेकिन आज भी बहुत जगह शौचालय की दिक्कत है। और सबसे बड़ा समस्या पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य है। तो जिसके पास बड़े बड़े मुद्दे हो ना, वो छोटे मुद्दे पे बात करना बेईमानी है सर, मेरे समझ से। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं देश के सामने। हम आज के जो रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, हम शहर में रहते हैं, कोई घर में बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास लेके नहीं जाता है। दूसरा, जो लोग इस मुद्दे को उठाते हैं वो भूल जाते हैं हिंदुस्तान का जो चरित्र है वो परिवारवादी चरित्र है। और इसके सबसे बड़े जो हमारे आदर्श हैं, श्री राम हैं, राम के चरित्र को देखिए, उनसे बड़ा कोई परिवारवादी है क्या? परिवारवादी होना कोई बुराई नहीं है। और राम ने अपने परिवार के लिए और हिंदुस्तान का चरित्र, विश्व के लिए। हाँ सर। संतोष जी,
संतोष जी आप पहली बात तो नहीं, संतोष जी सुनिए, पहली बात तो मुझे इस बात पे घोर आपत्ति है कि आज जब हम राजनीति में परिवारवाद पे बात कर रहे हैं, आप प्रभु श्री राम को कृपया इस बहस में मत घसीटिए। मेरा आपसे बिल्कुल निवेदन है, इस बहस में भगवान श्री राम को मत घसीटिए। मैं नहीं जाना चाहता। आप अपने सुनिए संतोष जी सुनिए, मेरा आपसे निवेदन है, संतोष जी निवेदन है मेरा, प्लीज ऐसा भगवान श्री राम का नाम लेकर के मेरी डिबेट को, मतलब मेरी डिबेट का वो स्तर मत करिए कि हम यहाँ पे भगवान श्री राम परिवारवादी थे, हम उस पर डिबेट करें। बिल्कुल कतई मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप राजनीतिक पार्टियों का और बाकी आप जिसको बात करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो मेरी पहले घोर आपत्ति है, इसको इस दिशा में मत जाइए। दूसरी बात आपने ये कहा कि भाई ये, हाँ ठीक है, आपने दूसरी बात कही कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है, और ये आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, मानता हूं कि पब्लिक जो है वो तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और जब पब्लिक वोट देती है तो नेता बन जाता है, पब्लिक वोट देती है तो फिर वो नेता नहीं बनता। लेकिन एक बात तो उठती है ना, राहुल गांधी को लेकर के बार बार सवाल उठते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बार बार उनका चेहरा आगे करती है, लेकिन बार बार कांग्रेस हारती है, चुनाव हारती है। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में गई ये कहकर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनको पार्टी ने लार्जर देन लाइफ के तौर पे प्रोजेक्ट किया। कांग्रेस वहां शायद 1 या 2 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को जो है, कांग्रेस की जमानतें जब्त हो गई। उसके बाद अब प्रियंका वाड्रा एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा जगह पा लेती हैं कांग्रेस के वचन पत्र पर, जबकि उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस का हाल शुरू हुआ वो हम सबने देखा। तो फिर सवाल उठता है कि क्या जीत हारी पैमाना है? अगर जीत हार पैमाना है तो क्या किसी और नेता को, अमेठी से आपकी एक पुश्तैनी सीट है, वहां से आप हार जाएं, उसके बाद भी क्या पार्टी आपको वायनाड से कोई और, अगर राहुल गांधी की जगह होता, कोई अगर आम नेता होता, तो क्या कांग्रेस हिम्मत करती कि किसी और को उसको दूसरी सीट से लड़ा दे? हार जाता, उसकी राजनीति खत्म हो जाती। ये तो चिंता की बात है ना। मैं भी इसको बुराई मानता हूं सर, कि ये परिवारवाद बुराई है, जिससे बहुत सारे योग्यता वाले युवा जो हैं राजनीति में नहीं आ पाते हैं, ज्यादा उनमें भावना है देश सेवा का। लेकिन परिवारवाद जो है वो मध्यम वर्ग के लिए या बाकी लोगों के लिए अवसर नहीं देता है। इसको मैं बुराई मानता हूं, लेकिन इसका स्क्रूटनी जनता की अदालत में होता है। जनता हरा देती है, और बड़े बड़े नेता, वाजपेयी जी हो, आडवाणी जी हो, इंदिरा गांधी हो, सब हारे हैं। तो राजनीति में हार और जीत पैमाना नहीं होना चाहिए। राजनीति में मुद्दा महत्वपूर्ण है, देश का विकास महत्वपूर्ण है, लोगों की समस्याएं जो है वो महत्वपूर्ण है। तो जब बड़े बड़े विशालकाय समस्याएं आपके सामने हो, तो आप छोटी समस्याओं पे क्यों उलझ रहे हैं? आज परिवारवाद से देश को उतना खतरा नहीं है जितना कि भूखमरी से, बेरोजगारी से और शिक्षा से, स्वास्थ्य से। आप देखिए सर, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कहीं भी शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है। तो हम आप लोग से भी निवेदन करेंगे और सभी पार्टियों से हम निवेदन करेंगे। संतोष जी ने इस डिबेट को एक नया पहलू दिया, उसका मैं उस पर आऊंगा। संतोष जी वो कह रहे हैं कि इस परिवारवाद इतना बड़ा खतरा नहीं है देश के लिए जितनी बाकी चीजें हैं। मैं इस बिंदु पर भी आऊंगा। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद संतोष जी आपने जो सवाल उठाया, राहुल लाल आपने जो सवाल उठाया, वो सवाल लेके मैं आरपी सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए 2Q। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर
अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ। और साथ ही बीमारियां भी बहुत कम हुई हैं। वाह दीदी। जल जीवन मिशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। दोनों साइड्स के अपने नैरेटिव्स हैं, पर स्थिति काफी गंभीर है। पांच चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का सियासी घमासान। किस राज्य में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे। होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देखिए जनादेश सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आज हम चर्चा कर रहे हैं परिवार की पार्टी। जी हाँ, परिवार की पार्टी पर हम चर्चा कर रहे हैं दो टूक में, क्योंकि शशि थरूर का एक बयान जो है वो विवादों में है। शशि थरूर ने दरअसल एक कह दिया कि कांग्रेस जो है वो परिवार की पार्टी है, परिवार ही ताकत है, परिवार उसके DNA में है, जिसको लेकर के जब विवाद हुआ तो शशि थरूर ने कहा कि उनके बयान को दरअसल जो है थोड़ा मरोड़ा गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि उनका बयान जो है ये दरअसल प्राइवेट कंजम्पशन के लिए था, पब्लिक के लिए नहीं था। इन सबको लेकर सवाल उठ रहे हैं और डिबेट में मेरे से 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। RP सिंह जुड़े हुए हैं BJP से, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं BJP के, राहुल लाल जुड़े हुए हैं
राजनीतिक विश्लेषक हैं, कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार हैं, संतोष कुमार राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो तमाम सवाल उठे, एक, भाई बीजेपी में चुनाव नहीं हुआ जबकि कांग्रेस में चुनाव तो हुआ, राहुल लाल कह रहे हैं। दूसरा, संतोष कुमार कह रहे हैं कि भाई जो परिवारवाद है वो इतना बड़ा खतरा नहीं है देश के लिए कि उसको इतना बड़ा मुद्दा बना करके उस पर जो है चुनाव को के बीच उछाला जाए, उसको लेकर इतना बड़ा इशू बना दिया जाए। देखिए अशोक जी, राहुल लाल जी को हमारी पार्टी के अंदर किस प्रकार से चुनाव होता है इसकी जानकारी है नहीं, तो इसलिए अपनी तरफ से जो मर्जी बयान दे सकते हैं। अभी हाल में दिल्ली के अंदर हमारे मंडलों के, मतलब ब्लॉक जिसे कहते हैं ये लोग अपनी कांग्रेस पार्टी में, मंडलों के, अभी जिलों के अध्यक्षों के चुनाव हुए, अब जिलों की टीम के लिए चयन के अंदर चुनाव हो रहा है। तो ये प्रोसेस, और पोलिंग बूथ से ये काम शुरू होता है, पन्ना प्रमुख भी हमारे यहाँ बनते, इनके यहाँ नहीं बनते कोई भी, और उसके बाद फिर राज्य के बाद फिर देश का चुनाव, ये प्रोसेस है। हाँ, हमारे ढोल डपली नहीं पीटी जाती क्योंकि इनको दिखाना जरूरी है, क्योंकि इनको अपना परिवारवाद का जो दाग है उसको धोने के लिए दिखाना जरूरी है। हमारे यहाँ नॉर्मल प्रोसेस है। एक, दूसरी बात, आपको दो नाम याद दिलाना चाहता हूँ। आपको सीताराम केसरी जी का नाम याद है? परिवारवाद का कैसे शिकंजा कसा जाता है, परिवारवाद कैसे चलता है, वो याद करिए। सीताराम केसरी जी को किस प्रकार से AICC के ऑफिस से उठाकर बाहर फेंका गया, वो सबको याद है। दूसरा उदाहरण, ये अभी कह रहे थे, मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे थे कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, और वो सोनिया गांधी चाहती तो बन जाती। सोनिया गांधी नहीं बन सकती थी, सबको पता है। वो क्यों नहीं बन सकते थे? नहीं, क्यों नहीं बन सकते थे, बता दीजिए जरा। मैं अभी एक मिनट आपको टोका दी, गलत जानकारी क्यों आप लोग दे रहे हैं? राहुल, मैं आपको राहुल लाल एक मिनट, आप अगर बन सकती थी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? उस डिबेट में मत जाइए, क्योंकि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उस वक्त देश के सामने था। उस डिबेट में मत जाइए, मैं उस डिबेट में नहीं आना चाहता। प्लीज एक मिनट, राहुल, आरपी सिंह। दूसरा, नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को पार्टी ऑफिस में नहीं आने दिया गया कि ताकि लोग अपने लास्ट राइट्स आखिर में आकर उनको नमन कर लें। इसके लिए उनकी पार्थिव शरीर को पार्टी हाउस में आने दिया। तो दिखता है कि कितना रिगार्ड करते हैं ये जो परिवार के बाद बाहर के लोग होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अभी देश के जो इलेक्शन कमिश्नर है, स्टेट्स के भारत राज्य देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है MS गिल साहब, उनका देहांत अभी 2 दिन पहले हुआ। मैं गया था, मेरी पार्टी के और लीडर भी गए थे, कांग्रेस से एक नहीं आया। अगर ये परिवारवाद वाला मामला तो सारी लाइन लगाकर खड़े होते हैं वहां पे सब पार्टी। तो दिखता है कि मैं तो अभी 2 दिन पहले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो दिखता है कि किस प्रकार की सोच है। हाँ, दूसरी बात ये कि जिन समस्याओं को लेकर संतोष जी कह रहे थे कि बेरोजगारी की समस्या या पानी की समस्या या बाकी सब समस्या को लेकर, सर ये परिवारवाद था जिसके कारण से समस्या खड़ी रही। नहीं, अगर परिवारवाद ना होता, क्योंकि उनका फोकस सारा भ्रष्टाचार में था कि हम किस प्रकार पैसा कमाएं, वो बड़े बड़े स्कैम किए, सबको याद है 2004 से लेकर 14 के बीच में किस प्रकार स्कैम हुए। पिछले 9 साल में किस प्रकार टोका नहीं। राहुल जी, मैंने अच्छी बात नहीं, कैसे गंदी याद पड़ी? आपने पार्टी बदल दी क्या? आप हम लोग की पार्टी में चले गए क्या? राहुल जी, राहुल पार्टी में चले गए क्या? राहुल लाल एक मिनट, राहुल लाल, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं इस वक्त स्टूडियो में नहीं हूं, इसीलिए एक एक करके बोलिए, तभी हम ठीक से डिबेट कर पाएंगे। सभी बोलेंगे तो मेरे लिए कंट्रोल करना आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। एक एक करके बात पूरी करने दीजिए। जी। अगर आज देश के 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख का इलाज हर साल फ्री मिलता है, तो ये परिवारवाद नहीं है, इसलिए मिलता है। आज किसान को किसान सम्मान निधि मिलती है, इसलिए मिलती है कि परिवारवाद नहीं है। आज लगभग 12.5% लोग और कम हो गए, गरीबी रेखा से बाहर आ गए, मिडिल क्लास इनकम में आ गए, इसलिए क्योंकि परिवारवाद नहीं है। आज अगर 3.5 करोड़ लोगों तक घर तक नल का चला गया, और अगले कुछ दिनों में 10 करोड़ तक का टारगेट है, वो इसलिए क्योंकि परिवारवाद नहीं है। आज लगभग 4 करोड़ लोगों के सिर पे छत का प्रोविजन कर दिया गया, वो इसलिए कोई परिवारवाद नहीं है। अगर कोरोना के दौरान के अंदर सबकी चिंता कर ली गई और हर व्यक्ति को फ्री में इंजेक्शन मिल गया, क्योंकि परिवारवाद नहीं तो परिवार की तो सोच थी कि विदेश से इंजेक्शन मंगवा लो, विदेश का इंजेक्शन चला लो। ये याद है ना, राहुल गांधी जी कह रहे थे हम विदेश से इंजेक्शन, फाइजर का इंजेक्शन क्यों नहीं मंगवा रहे? तो यही फर्क है परिवारवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, जो पार्टियां बनकर आती हैं, जो चलती हैं, जो देश चलाती हैं।
ओके 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 मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक विषय और है जिस पर आज जनता का ध्यान दिलाना जरूरी है और उस पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मैं संतोष जी और राहुल लाल जी आपके पास आऊंगा, कुमार राकेश आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो बात हो रही थी इंडिया अलायंस की, और इस पर बात हो रही थी कि इंडिया अलायंस जो है वो दरअसल पारिवारिक पार्टियों का समूह है। बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस का जो रियल टेस्ट है, जो पहला टेस्ट है, वो दरअसल इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होना है, क्योंकि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यह अलायंस वास्तव में कितना एकजुट रहेगा इस पर होना है। लेकिन यहां हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मध्य प्रदेश में दरअसल समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर लड़ना चाहती थी और उनमें से कुछ एक सीट ऐसी भी थी जो पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लेकिन अब कांग्रेस ने इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई भी दावा कांग्रेस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यही है तो फिर उत्तर प्रदेश में हम बड़े भाई की भूमिका में होंगे और हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। तो सवाल यह है, कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में सीट नहीं देगी और उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट नहीं देगी तो फिर ये अलायंस आखिर किस बात का? इसको लेकर जो तू मैं हूं, इस पर जरा सुन लीजिए कुछ प्रतिक्रियाएं और उसके बाद इसी मुद्दे पर संतोष जी के पास आऊंगा, जरा सुनिए। कांग्रेस को के आंतरिक मामला है, उनकी लीडरशिप को तय करना पड़ेगा कि वो राज्यों में करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी नीति क्या है, उनकी किस उद्देश्य से कैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि एक राज्य में उनकी लीडरशिप बात करने लगती है, दूसरे राज्य में लोग कहते हैं कि इसमें नहीं गठबंधन होगा। अगर ऐसी नीति थी तो मध्य प्रदेश में वार्ता ही नहीं शुरू करनी चाहिए थी। तो सवाल ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने एकदम सही कहा है कि कांग्रेस के ऊपर है, वो अंदर बैठ के तय करें कि बात करनी है नहीं करनी है, तो उसके हिसाब से दूसरे दल निर्णय लेंगे। कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा जोड़कर भानुमती जो है कुनबा तो बना लेती है, लेकिन वो कुनबा टिक नहीं पाता है। अखिलेश यादव और उनके परिवार से कांग्रेस का पुराना बैर रहा है, एक दूसरे को जेल में भेजने तक की विविध कार्रवाइयों में संलिप्तता रही है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गठबंधन बन तो गया, लेकिन गठबंधन टिकेगा कैसे? क्योंकि कहु कबीर कैसे निभे बेरुके रुके संग, इक रस झूमत आपने इक्के फाटतंग। तो सुना आपने किस तरह की बयानबाजी हो रही है इसको लेकर के। संतोष कुमार जी, ये क्या हो रहा है? ये अभी तो अलायंस विधिवत रूप से जो है, ठीक है, अलायंस का अभी कोई दफ्तर नहीं हुआ, कोई एक नेता तो नहीं चुना गया, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये तो टेस्ट था। इस पहले ही टेस्ट में अलायंस जो है वो फेल होता हुआ दिख रहा है। सर, इसमें जितनी भी पार्टियां हैं विपरीत विचारधारा की हैं, सबके सोच अलग अलग है, लेकिन ये लोग एक मुद्दे पे आए हैं और ये मेन मुद्दा है 2024 का, जो इनके समझ से बड़ी बात है कि जिस तरह से संविधान की बात हो रही है, लोकतंत्र का बात हो रहा है, देश बहुत सारे पैमाने पर नीचे जा रहा है, तो एक बड़ी बात सोच के ये लोग इकट्ठे हुए हैं। सबके विचारधारा अलग है, सोच अलग है, कार्यक्रम अलग है और देश का एक दुर्भाग्य है, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है। इकट्ठा ही तो नहीं हो रहे, वही तो मेरा सवाल है कि अंधों में काना राजा चुनना है सर। यही तो मेरा सवाल है, इकट्ठे कहाँ हो रहे हैं, है ना? तो एक तरफ बीजेपी है, तो आज बीजेपी अंधी हो चुकी है और दूसरी पार्टियां हैं वो अंधी नहीं है, अंधों में काना राजा है। तो इंडिया अलायंस को मैं अंधों में काना राजा देखता हूं। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस कहानी है, आप कह रहे हैं कांग्रेस कहानी है, कांग्रेस जो है वो आप उसको बीजेपी अंधी हो गई है और इंडिया अलायंस अंधों में काना राजा है। हाँ, बीजेपी तो अंधी है, समझ में आता है, लेकिन आप और समाजवादी पार्टी के पास दोनों आंखें हैं, और समाजवादी पार्टी के पास दोनों आंखें हैं, लेकिन कांग्रेस एक आंख वाली पार्टी, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हर पार्टी में कुछ कमी है और देश का दुर्भाग्य है कि बेस्ट ऑप्शन है नहीं, है ना? तो आपकी पार्टी भी एक आंख वाली है। बेहतर ऑप्शन जो है वो संतोष जी, आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। मैं जरा संतोष जी आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, मैं उसको चाहता हूं क्लियर कर लें।
संतोष जी, आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, मैं चाहता हूं उसको क्लियर कर लें। आप कह रहे हैं बीजेपी अंधी है, ठीक है, बीजेपी अंधी है, वो आप उसकी विरोधी पार्टी आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी भी एक आंख वाली है और कांग्रेस भी एक आंख वाली है, यानी कि कोई भी पार्टी जो है इनमें से दूध की धुली ये भी पार्टियां नहीं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल, कोई भी पार्टी दोष मुक्त नहीं है, हर पार्टी में कुछ ना कुछ है। यही देश की जनता का दुर्भाग्य है ओके कि हमारे पास किसी एक ऑप्शन को हम नहीं कर सकते कि ये बेस्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। हमको चुनना है कि इसमें से कौन, जैसे मैंने बताया ना कि परिवारवाद भी मुद्दा है, उससे भी नुकसान है, लेकिन वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मेरा सवाल, एक मिनट, ओके संतोष जी मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि अभी जो है आपने कहा ठीक है सब पार्टियों में दोष है, लेकिन सब पार्टियां एक साथ आई एक एजेंडे को लेकर, लेकिन उस एक एजेंडे को हासिल करने के लिए आपको मिलकर लड़ना होगा ना। सवाल ये है कि ये तो मिल ही नहीं पा रहे, लड़ेंगे कैसे? मध्य प्रदेश में एक दूसरे से सिर्फ टबल हो रही है, राजस्थान में कोई एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, 24 तो बहुत दूर है। नहीं, ये बात आप ठीक बोल रहे हैं और इसमें तालमेल बेहतर हो सकता था और ये और बेहतर तरीके से आ सकते थे। इसीलिए मैंने बोला कि कमियां सब पार्टी में है और इन लोगों का जो मेन एजेंडा है 2024 में जो देश बचाव के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं देश के नाम पे, इनका भी जनता टेस्ट लेगी कि ये क्या वाकई में देश के नाम पे आए हैं या ये लोग भी फिर सोच रहे हैं कि हम देश के अलावा अपना अपना हित साधने आए हैं। अगर ये अपना अपना हित साधने आए हैं तो सर फुटबॉल होगा इनमें, और अगर नहीं होता है 24 तक, देखिए कोई भी दो आदमी जब एक रिश्ता भी बनता है, मेरा आपका एक रिश्ता बन रहा है, तो एक मतभेद होता है और मतभेद में बुराई नहीं है। मतभेद को दूर अगर कर लेते हैं तो ये निखर के आएंगे, और मतभेद में उलझ जाते हैं तो फिर इनका पोल खुल जाएगा। तो अभी हमको इंतजार करना है कि 24 तक एक ऐसे अपने मतभेद को दूर करते हैं और कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत और देश का एजेंडा आपकी बात से सहमत हूं। मतभेद में कोई बुराई नहीं है, डेमोक्रेसी में मतभेद होते हैं, डेमोक्रेसी में मतभेद होते हैं। राहुल लाल, ओके राहुल लाल, डेमोक्रेसी में मतभेद, एक मिनट रुकिए संतोष जी, डेमोक्रेसी में मतभेद होते हैं, होने चाहिए, लेकिन आप उस पर कैसे आप एक साथ आते हैं किसी कॉज के लिए, लेकिन यहाँ तो एक कॉज के लिए साथ आते हुए भी दिख रहे हैं। राहुल लाल, ये कांग्रेस का क्या अक्खड़पन है? कांग्रेस अभी पहले से ही तय कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता अपना प्रधानमंत्री थोप रहे हैं, कांग्रेस के नेता किसी सीट पर जाने के लिए तैयार नहीं है, कई जगह अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर ये कांग्रेस चाह क्या रही है? इन पार्टियों को सबने, आप लोगों ने क्या, कांग्रेस ने क्या अपना गुलाम समझ रखा है कि जैसा आप चाहेंगे वैसी बाकी पार्टियां करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री पद सौंपा कहीं से थोपा नहीं जा रहा है। राहुल गांधी ने पहले ही घोषणा कर दी थी, जो पटना की बैठक थी उसके बाद ही उनका बयान आ गया था वहां पे कि कांग्रेस उस मामले पर प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में कांग्रेस शामिल नहीं है। तो एक तरह से सोचिए कांग्रेस तो बिल्कुल बड़ा सा त्याग दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो टीम इंडिया का गठन हुआ वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ है, टीम इंडिया का गठन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हुआ। गठबंधन के राजनीति में अशोक जी ऐसी राहुल लाल जी गजब कर रहे हैं आप, मतलब विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, विधानसभा तो मुलायम सिंह जी ने तो अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि अगर आप मध्य प्रदेश में हमको सीट नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में एक सीट नहीं देंगे। तो क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस की हैसियत है समाजवादी पार्टी से लड़ ले उत्तर प्रदेश में। अशोक जी देखिए, जो लोग ये लड़ने का सोच रहे हैं कि सभा पे लड़ाई हो जाएगी और टीम इंडिया टूट जाएगी, तो वो लोग कुछ दिन देख सकते हैं, कुछ झूठे सपने देखने के लिए लोग आजाद है, लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं स्थिति हो रही है। गठबंधन राजनीति में कभी कभी फ्रेंडली मैच होता है, बड़े स्वाभाविक उदाहरण दे रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव फ्रेंडली मैच, अच्छा ओके कुमार राकेश ओके कुमार राकेश फ्रेंडली मैच चाहिए जल्दी से, मेरे पास समय कम है, 1 मिनट। कुमार राकेश, ये फ्रेंडली मैच है विधानसभा चुनाव में जो हो रहा है? देखिए, जो अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश को लेकर के अपनी टिप्पणी ऑन कैमरा बोल दिया है, अब राहुल लाल उसको फ्रेंडली समझते, अनफ्रेंड समझते, वो उनकी सोच है, पहली बात। दूसरी बात, अभी संतोष जी को सुन रहा था, समय कम है, मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए है कि ये जो परिवारवाद को नियति परिणति जो है। अरे सर रुकिए 1 मिनट, राहुल लाल प्लीज। परिवारवाद की जो नियति है भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की तरफ जाती है, जिससे कि
देश की व्यवस्था पे असर पड़ता है। परिवारवाद में भ्रष्टाचार की तरफ जाती है तो फिर भ्रष्टाचारवादी ओके चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। ओके, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। लेकिन एक बात तय है, परिवारवाद एक मुद्दा तो रहेगा, क्योंकि अगर परिवारवाद होता है तो उसके कारण जो योग्य व्यक्ति होता है उसका जो वाजिब हक होता है वो मारा जाता है। इसलिए परिवारवाद भी होगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात है, ये फ्रेंडली मैच नहीं है विधानसभा चुनाव में हो रहा है। यही दरअसल यहीं पर जो संबंध बनेंगे वही लोकसभा चुनाव में तय करेंगे कि अलायंस जो है वो एक होकर बीजेपी के मुकाबले में उतर सकता है, नहीं उतर सकता। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।